अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 23 मार्च को होगा अब महंगाई मार्च। पीडीएम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान कर दिया है एहतजाज का। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अवामी जज्बात को लेकर एक बार फिर से अपोजिशन जमाते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च करने पर उतर आए हैं। कई बैठकें, मीटिंग्स और मशवरों के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट महंगाई मार्च करने के फ़ैसले पर बिलाखिर पहुंची है और इसमें भी 4 महीने का वक्त दिया है। क्या कहा आज मौलाना फजलुर रहमान ने, ज़रा देखिए। 2018 में इलेक्शन के नतीजे में अवामी मैंडेट से महरूम धांधली की पैदावार हुकूमत मारद वजूद में आई। यही वजह है पब्लिक की सपोर्ट से महरूम थी और आज वो नाकामी का मुंह देख रही है। उसकी सजा भी पूरी कौम भुगत रही है। महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में और बदअमनी की सूरत में, इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद ये की जा रही थी कि पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च का फौरी ऐलान करेगी। ज़राए तो ये भी दावा कर रहे थे कि शायद अपोजिशन इस्तीफ़ों की सियासत का फ़ैसला भी करे, मगर जो भी फ़ैसला हुआ इस पर भी अमल दरामद में अभी 4 महीने रहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को सिर्फ 2 से 3 महीनों के लिए प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ऐसे में 4 महीनों के बाद का मार्च कैसा होता है, हुकूमत इस पर क्या हिकमत अमली तैयार करती है, इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कौमी दिन के मौके पर हम यहाँ हैं, हम भी देखेंगे। क्या कहा उन्होंने फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। 23 मार्च पाकिस्तान की कौम के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। ये कौमों को जोड़ने का दिन है, कौमों को एक दूसरे से रख करने का दिन नहीं है। लेकिन बहरहाल हम 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन में अब वो दमखम नहीं रहा, या अपोजिशन हुकूमत को जानबूझकर टाइम दे रही है, या मौलाना साहब ने आज फेस सेविंग करने की कोशिश की है। इस पर हमें बात करनी है। दूसरी तरफ लाहौर के हल्का NA 133 में परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सीट पर उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक यानी नून लीग ने कामयाबी हासिल कर ली है और तवक्को भी यही की जा रही थी, क्योंकि ये हल्का नून लीग का ही गढ़ माना जाता है। मगर इलेक्शन नताइज पर गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि 2018 के इलेक्शन में इस हल्के में नून लीग को लगभग 90,000 वोट मिले थे, जबकि पीपल्स पार्टी को 5,585 वोट मिले थे। जबकि आज 3 साल के बाद नून लीग को 46,811 वोट, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5,000 से उस वक्त मिले और कल के इलेक्शन में मिले 32,313 वोट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा हल्का जहां रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4 लाख से ज़ायद है, वहां टर्न आउट इतना कम क्यों रहा? क्या पीटीआई का वोटर घर बैठा रहा ये सोचकर के पीटीआई का तो कैंडिडेट है ही नहीं इस दौड़ में, तो हम वोट देने के लिए क्यों बाहर निकलें? क्या इस वजह से टर्नआउट कम रहा और नून लीग के वोटों की तादाद कम और पीपल्स पार्टी की वोटों की तादाद फिर बढ़ कैसे गई? क्या डिस्क्वालीफाई होने वाली तहरीक इंसाफ के ना होने की वजह से ये टर्नआउट कम रहा, और क्या ये उन्हीं का वोट था, जो मैंने अभी पहले बात की? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं मरीम नवाज़ के, नवाज़ शरीफ साहब के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। मुबारकबाद तो बनती है, ज़ाहिर है जीती है नून लीग हल्का 133 में, लेकिन जो वोटों की तादाद है, वोट बड़ा कम पड़ा है। 2018 में लगभग, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी ये बताया कि 90,000 वोट, ये कम होकर 45,000 पर आ गया। फिर टर्नआउट बड़ा कम रहा, क्या वजह है इसकी ज़ुबैर साहब? देखें, एक तो बाई इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 99% कम ही होता है और बहुत कम होता है। कराची में बल्दिया में इलेक्शन हुआ था, जो फैसल वाडा साहब की सीट थी, और उस पर जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उसमें भरपूर कैंपेन हुई थी, क्योंकि 6 जमातें थी जिनमें मुकाबला हो रहा था। MKM थी, PTI थी, PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी और PSP थी,
और एक और पार्टी थी, मैं भूल रहा हूँ, लब्बैक, तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक। ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर है जब होंगी तो भरपूर कैंपेन भी होगा। उसके बावजूद 18% वो था, टर्नआउट था, और 15,500 पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था। तो ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें तो सारी जमातें थी, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि फलानी वो 7th पार्टी अगर होती तो फिर जाके 50% वोटर टर्नआउट होता। हमें इसलिए इत्मीनान है, मैं पीपल्स पार्टी पर आता हूँ, पहले अपनी बात कर लूँ। हमारे हिसाब से 46,000, हम आप भी पीटीआई की तरह बात कर रही हैं कि वो भी थोड़ा सा वो मार देती हैं कि जब अगर 46,000 हो तो कम करके बताया जाए, अपने 46,000 होंगे तो उसको 52,000 जी। मैंने कहा 46,000 है हमारे, ठीक है। एनीवेज, तो वो मैं ये कह रहा था कि 89-90,000 थे 2018 में, 18% वोटर टर्नआउट, और जो नहीं आया 80% या 81%, उसमें से जाहिर है 50%, 51-52% वोटर टर्नआउट, विच इज अ गुड वोटर टर्नआउट जो 2018 में हुआ था। जो दुनिया में आप कोई भी इंतखाबात देख रहे हैं, 50% से ऊपर अच्छा टर्नआउट समझा जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता, वो जैसे हमारे कई जो मिलिट्री इंटरवेंशन होती थी तो उसमें वो कहा जाता था, एग्जांपल्स दी जाती थी कि जी वो 40% ने वोट दिया, इसका मतलब 60% जमहूरियत को ही नहीं चाहते। तो हम 46,000 वोट आउट ऑफ 18% टर्नआउट, आई थिंक इज वेरी क्रेडिबल, क्योंकि एक तो मुकाबला उस तरह से नोयत का था भी नहीं। और प्लीज अंडरस्टैंड ऑल्सो कि शाइस्ता जो हैं वो उन्होंने तो बिल्कुल कैंपेन, जाहिर है वो तो नहीं निकल रही थी बाहर, और जब तक कैंडिडेट उस तरह से, तो हमने तो बिल्कुल ये फोरगोन अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट मैदान में होता, अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट मैदान में होता तो क्या टफ टाइम मिल सकता था, या आप तभी बासानी जीत जाते? देखें, इसमें जाहिर है बहुत से तज्जिए हो सकते हैं। एक तज्जिया ये है कि पंजाब में जो वोट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। हाँ। एक है प्रो मियां नवाज शरीफ और एक है एंटी मियां नवाज शरीफ। हाँ। तो एंटी जो भी होगा वो चाहे तहरीक इंसाफ की सूरत में हो, पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, मुझे नहीं पता इसमें 32,000 पे सारे के सारे पीपल्स पार्टी के जियालों ने वोट दिया है या इस पे तहरीक इंसाफ वालों ने भी दिया है, और भी दूसरी जमातें, उनको ताहिरुल कादरी साहब की जमात भी सपोर्ट कर रही थी। यार बहरहाल वो तो उनका राइट है कि जितने भी आप कोलिशंस कर सकते हैं, दूसरे पार्टनर्स ला सकते हैं, बट पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वो उनका हक बजानिब है उनको खुश होना, क्योंकि पंजाब में 32,000 वोट लेना जैसे भी लिए हों, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, इल्ज़ाम तराशी में नहीं जा रहा, 32,000 वोट से एक मैसेजिंग बड़ी पॉजिटिव होती है कि ये ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, और अगर मेहनत करें और एफर्ट करें और जो भी करें तो वो एक कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाएंगे। जैसे ग्रीन सिग्नल तो है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब में रिवाइव कर सकती है, एक वोट बैंक उनका स्ट्रांग हो सकता है अगर थोड़ी सी और मेहनत की। हाँ, लेकिन वो पीटीआई ने उनका वोट खींचा था ना। हाँ। 2013 में भी 2018 में भी पीटीआई ने, हमने तो रिटेन किया था, हमारा तो कुछ भी नहीं। अगर आप 2008 के मुकाबले में 2013 देखेंगे तो 2013 में हमें तो ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के सिग्निफिकेंटली कम हुए थे, और वो हम समझते हैं कि वो गया था वोट उसको पीटीआई को, क्योंकि एक तो उनके बहुत से कैंडिडेट्स ही चेंज कर चुके थे, लॉयल्टी पीपल्स पार्टी से पीटीआई में चले गए थे। अब अगर पीटीआई होती तो क्या होता, नोशनल चीज है, हो सकता है 32,000 इनको ना मिलते, उनको कुछ 24,000 मिल जाते पीटीआई को, कांट से इट, बट वी आर सेटिस्फाइड कि हमने अपना वोट बैंक मेंटेन करना है। सही। जरा पीडीएम पे आ जाते हैं। महंगाई आज है, अवाम तो तंग है, जाहिर है एक जज्बात होते हैं ना, वो तहरीक इंसाफ की आज वोटर भी उनका भी नाराज है, इसमें कोई शक नहीं है। कल जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था आज वो तहरीक इंसाफ पर तनकीद करता है, सिर्फ मौजूदा हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, मईशत का जो हाल है। लेकिन 4 महीने के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, अगर तब तक हुकूमत को इक़दामात कर लेती है, कोई महंगाई में कुछ कमी आ जाती है, तो क्या बनेगा इस महंगाई मार्च का? जुबैर साहब, इतना वक्त क्यों? शुक्र है आपने तो ये अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने ये तो माना ना कि आज महंगाई है। तो कोई जी शऊर इंसान ये कह ही नहीं सकता कि महंगाई नहीं है। जुबैर साहब, ऑफ कोर्स महंगाई है, मैं भी तंग हूं, सब तंग हैं। जी ठीक है जी, महंगाई
जी, एक तो पहले तो आपने चूंकि सवाल इस तरह से किया है तो आपने कहा कि क्या पता कि 23 मार्च तक महंगाई ना हो। अल्लाह करे ऐसी हो, हम तो दुआएं कर रहे हैं कि ऐसा हो। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जो 3.5 साल में इन्होंने जो गुल खिलाए हैं और जो इनकी में कैपेसिटी का इशू है, कॉम्पिटेंस का इशू है, प्रोफेशनलिज्म का इशू है, लीडरशिप का इशू है, तो महंगाई ऐसे तो नहीं खुद ब खुद गिरनी शुरू हो जाएगी। महंगाई, दालें सस्ती हो गई, चीनी सस्ती हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स सस्ते होने शुरू हो गए, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक पीरियड है, इनफैक्ट हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, और आप मुझे अगर आप जनवरी में बुलाएंगी तो मैं जरूर ये पॉइंट नुक्ता प्रूव कर सकूंगा कि क्योंकि एकदम से इतनी ज्यादा महंगाई हुई है बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, जो हमने देखा रिकॉर्ड हाई हुआ है, पिछले 27 महीने का हाई है महंगाई का जो रेट है, जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार है। ये दिसंबर में थोड़ा सा डिप करेगा तो हुकूमत वाले नारेबाजी शुरू कर देंगे कि जी देखें हमने कंट्रोल कर लिया। जनवरी में वापस जाएगा, क्योंकि कई चीजें होती हैं जिसमें टाइम लगता है महंगाई के असरात होने में। जो आज जो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ेंगे अभी और ज्यादा, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें 100%, फिर जो हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा किया है जिसको वो पार्लियामेंट में लेके जाना है, जो उन्होंने एक ज़िमनी बजट देना है जिसकी मद में तकरीबन 800 बिलियन रुपए का पाकिस्तान के अवाम को टीका लगेगा। उसमें $200 बिलियन तो वो है जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी वो कम की जा रही है $200 बिलियन से, और बाकी टैक्स के नए प्रपोजल्स हैं। तो जाहिर सी बात है उसका महंगाई में इफेक्ट तो आएगा। सो आप फिक्र ना करें, ये हुकूमत भी यही होगी, हम भी होंगे, और आप भी यहाँ देखेंगी कि 23 मार्च को महंगाई इससे ज्यादा होगी जितनी आज है। कि इतना वक्त देने के पीछे कोई खास रीजन थी? क्या आप लोगों ने प्लानिंग करनी थी? लोगों को मोबिलाइज करना है, और वाकई जाहिर है लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 23 मार्च इस कौमी दिन है, परेड होती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तीसरा बड़ा अहम पॉइंट ये है ज़ुबैर साहब, 2 या 3 अप्रैल से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो सब चीज़ों की इतनी खिचड़ी बन गई है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि कैसे इसको आप प्रैक्टिकली जो है ना वो पॉसिबल कर पाएंगे। लोगों को मोबिलाइज करेंगे, बाहर निकालेंगे, इस्लामाबाद लेके जाएंगे। आपने सुनाया था फवाद चौधरी का बयान कि 23 मार्च एक ऐसा दिन है कि लोगों को जोड़ने का है, उसमें सियासत करने का नहीं है। तो मैं अगर वो मेरे सामने होते तो मैं पूछता कि 14 अगस्त भी मेरा ख्याल है ऐसा ही दिन है, बल्कि उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि वो तो आज़ादी का दिन है। तो खान साहब ने जो अपनी धरना शुरू किया था और तोड़ फोड़ की सियासत का आगाज किया था, सिविल नाफरमानी की सियासत का आगाज किया था, वो 14 अगस्त 2014 को किया था ऐलान करके। तो उस वक्त वो उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट था। उस वक्त 14 अगस्त नहीं था अहमियत का दिन कि जी सबको मनाने दिया जाए, लोग बाहर निकलते हैं, झंडे लेकर निकलते हैं, पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलते हैं 14 अगस्त को। 23 मार्च को बाय द वे नहीं निकलते। तो एक तो वो एक उससे दूसरी बात यह है कि जी परेड होगी, तो अगर पाकिस्तान के अवाम का मसला 23 मार्च को महंगाई की सूरत में लोगों के लिए जीना मरने की बात हो, तो परेड ना करें फिर उस दिन फिर करने दें, एहतजाज करने दें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो ये तय भी नहीं हुआ कि किस जगह जाके धरना होगा। तो मेरा अपना जहां तक ज़ाती ख्याल है, परेड सुबह को होती है और सुबह को परेड होके ख़त्म हो जाएगी, दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि इतना टाइम क्यों दिया, वो बिल्कुल आपका सवाल सही है। ये सवाल मैं तो PDM की मीटिंग में नहीं था, ये सवाल सबके लिए अहमियत है कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया है। अब वो उसमें डिलिब्रेशंस क्या, दूसरी इत्तेहादी पार्टीज वगैरह का क्या मौक़िफ़ था, प्लानिंग इज़ द ओनली लॉजिक जो मैं समझ सकता हूँ कि जी प्लान करने में। और फिर एक चीज़ अनाउंस भी की थी कि जो प्रोविंशियल PDM के कमेटीज़ हैं उसमें भी ये चीज़ तय होगी कि किस तरह से बिल्टअप किया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि 23 मार्च को ही निकलेंगे, उसका इम्पैक्ट जो है मार्च के शुरू में या फरवरी में आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होगा और जाके 23 मार्च को जाके उसका फुल इम्पैक्ट होता है इस्लामाबाद में।
तो रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, ऑल द मोर रीज़न के रमज़ान को तो पहली रमज़ान को तो आपको पता है और महंगाई शुरू हो जाती है। तो वो याद दिलाने के लिए काफ़ी होगा लोगों को कि अभी तक तो 23 मार्च को कुछ नहीं हुआ, अभी इंतज़ार करें जो धमाका अभी होगा जिस दिन रमज़ान शुरू होगा, क्योंकि ये हुकूमत, वो जो रमज़ान शुरू होता है ना उसमें शाजिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो प्रोविंशियल हुकूमतों का रोल होता है और प्राइस कमेटीज का रोल होता है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत होता है। ये इतने निकम्मे हैं कि ये कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे, डिमांड बढ़ेगी और वो वहां से जखीरा अंदोजी शुरू हो जाएगी और फिर महंगाई और शुरू हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्या ये बात दुरुस्त है कि मौलाना साहब ने भी आज भरपूर जोर लगाया कि इस्तीफे दे दें, नून लीग नहीं मानी इस्तीफों के ऑप्शन पर? देखिए ना, नून लीग का बिल्कुल क्लियर मौकिफ है। हमने इस्तीफों का, हम सबसे आगे थे उसके सपोर्ट में कि इस्तीफे देने चाहिए जब पीडीएम सितंबर 2020 में बना था, और उसका इस्तीफों का लॉजिक या उसका इम्पैक्ट उसी वक्त हो सकता था या हो सकता है जब तमाम ऑपोजिशन जमातें सूबाई हुकूमतों में या नेशनल असेंबली में इस्तीफे एक साथ दें तो इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर वो सारे के सारे नहीं रिजाइन कर रहे तो फिर इम्पैक्ट नहीं होता ना, फिर तो उसका मकसद ही खत्म हो जाता है कि हमारे लिए कि जी इतना भरपूर इम्पैक्ट हो कि हुकूमत बाय इलेक्शंस कराने में नाकाम हो और उसके लिए पता नहीं मौलाना साहब ये बात समझने की से कासिर क्यों और हमेशा नाराज भी हो जाते हैं और बार बार फोर्स भी करते हैं। हम और आप ये बात समझ सकते हैं कि सिर्फ नून लीग के इस्तीफे देने से कुछ नहीं होगा जब तक सब लोग मुत्तहिद होकर ना दें, कुछ ज़ाहिर आउटकम नहीं होगा ना। लेकिन मौलाना इस बात समझने से क्यों कासिर रहते हैं, ये बात हमें भी आज तक समझ नहीं आ सकी। चले आप उनसे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज 3 रोज़ बाद सियालकोट में जलाए जाने वाले फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा की लाश की बाक़ियात को एक ताबूत में बंद करके श्रीलंका के सफारती अमले के साथ उनके मुल्क भेज दिया गया। ये सानेहा यकीनी तौर पर रियासत और हर पाकिस्तानी के लिए गम का बायस बना है। ये सानेहा कैसे पेश आया, वहाँ मज़हब के नाम पर जुनून क्यों दिखाया गया, फिर सोशल मीडिया पर ताबूत की तस्वीर को लेकर इसे बेहुरमती कहा जा रहा है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कोई लिख रहा है कि मैयत का एहतराम नहीं किया गया। इससे भी ज़्यादा पाकिस्तानी कौम वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के बयान पर बड़ी गमगीन हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ नौजवानों ने इस्लाम के नाम पर जज्बे में आकर कत्ल कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया पर रस्सियों से बंधे ताबूत की तस्वीर और दूसरी तरफ वज़ीर दिफा का बयान, ये रियासत की बेहिस्सी नहीं तो क्या है। दूसरी तरफ हमारी कौमी इक़दार पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि अगर किसी एजाज़ के साथ नहीं तो प्रियांथा की बॉडी को एहतराम और तकरीम के साथ स्टेट टू स्टेट श्रीलंका के हवाले किया जाता। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद ख़ान साहब, अब तो जो गैर मुल्की मैगज़ीन है, मैं न्यूज़ वीक में अभी देख रही थी एक तस्वीर जो उन्होंने अपने टाइटल पर ये लगाई है कि द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड इज़ नॉट इराक, इट्स पाकिस्तान। ये ऐसे वाक़यात से हमारा क्या इमेज जा रहा है बतौर एक कौम, बतौर एक मुआशरा, बतौर एक रियासत? क्यों आज तक हम मुत्तफ़िक नहीं हो पाए हैं कि इस पर पॉलिसी क्या है, क्या गलत है, क्या सही है? को अगर आजकल तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान हो गया है कि अगर आपने किसी से कोई बदला लेना है या किसी ने आपको तंग किया है तो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा आसान तरीका है किसी पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दो और अपना बदला पूरा कर लो। पिछले अरसे के कुछ वाक़यात निकाल कर देख लें, यही कुछ चीज़ें सामने आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। बहुत अफसोसनाक वाक़या जिससे तमाम पाकिस्तानियों के दिल भी दुखी हुए हैं
और पूरी दुनिया में भी इस बात का जो है वो एक नोटिस लिया गया है जिस तरीके से ये हुआ है। दुनिया से पहले हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। देखिए, दुनिया तो हमारे बारे में जो भी कहती है वो तो अगर कोई चुनाव भी हो तो भी कहती है, लेकिन हमारा तो ये मामला ऐसा है कि हमें तो सबसे पहले अल्लाह के हुजूर इन चीज़ों की जवाबदेही होती है। एज अ मुसलमान हमारी इस पे बिलीफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाना है, उनको जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे अगर किसी का नाजायज़ कत्ल इस तरह से होता है, बेईमाना तरीके से लाश की बेहुरमती होती है, तो वो तो ज़ाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था कि अगर किसी मुसलमान से कोई ज़्यादती जो है वो करेगा, गैर मुस्लिम कोई मुसलमान करेगा, गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल करेगा या जुल्म करेगा, तो क़यामत के दिन मैं उससे पूछूंगा, बल्कि उसके लिए, उस गैर मुस्लिम के लिए अल्लाह के हुजूर लड़ूंगा। तो बड़ी सख्त वईद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हम तो उनकी शफात के तलबगार हैं। तो ऐसा अगर कोई अमल होता है, इसमें बड़ा एक बुनियादी रोल है हुकूमत का भी और रियासती इदारों का भी, उलमाए कराम का और सिविल सोसाइटी का। जहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की और अहले बैत की नामूस का ताल्लुक़ है, उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो तो जब तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान है और पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा, नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून भी रहेगा, लेकिन इसके इस्तेमाल में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ख़ासकर जो मीडिया में इस पर गुफ्तगू होती है उसमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और जिस तरीके से इस बार हुकूमत ने उसको टैकल किया है एक स्टेट लेवल पे, उनको वापस जो है वो भेजा जा रहा है। अफसोसनाक वाक़यात हैं, अफसोसनाक पिक्चर्स हैं, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट हुई है। अपने तरीके से इस मामले को टैकल कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमती एक वज़ीर उठ के जब ये कहे कि नौजवान जज्बात में आकर इस तरह कर देते हैं मज़हब के नाम पर, तो क्या बड़ी बात हो गई। इसका मतलब ये ना समझा जाए कि सब कुछ गलत हो रहा है। मतलब कि एक वज़ीर इस तरह का आकर अगर मैसेज दे रहा है, तो आपका क्या लगता है कि जज्बात मज़ीद उभरेंगे या मामला ठंडा होगा? देखिए, एक तो जो आपकी रिपोर्ट है उसमें एक लफ्ज़ पे मुझे एतराज़ है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इस तरह की बात आप लोगों ने चलाई है। हुकूमत क्या करे? 24 घंटे के अंदर उन सबको गिरफ़्तार किया गया है, स्टेट लेवल पे इसका नोटिस लिया गया है। जिस अदनान साहब जो हीरो हैं इस वाक़े में, जिन्होंने बचाने की कोशिश की है हमारे उस मेहमान की, तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिली है सदर मुमलिकत, बड़ी ज़बरदस्त है। आप लोगों ने गिरफ्तारियां भी की, सब कुछ किया। परवेज़ खान साहब का ताल्लुक है, देखें आप प्लीज़ मेरा सुन लेना, आपने सवाल किया, प्लीज़ मुझे सुन लें। जहाँ तक परवेज़ खान साहब का ताल्लुक है, परवेज़ खान सीनियर तरीन सियासतदान है पाकिस्तान के। उनके मैंने ऑडियो सुना है, उन्होंने ये बात नहीं की जो आपने कहा है कि क्या हो गया। इन्होंने उस वाक़े को डाउन प्ले नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बात जो मैं समझा हूँ उनका, वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये वाक़या हुआ है तो हुकूमत या रियासत खुदा न खास्ता वो फेल है या नाकाम हो गई है। हाँ, वो वाक़या हुआ है, उसको प्रॉपर कंडेम किया जाना चाहिए। उनके अल्फाज के चुनाव में कोई गलती हो सकती है, वो उस वाक़े को डाउन प्ले नहीं कर रहे। वो वही बात कर रहे हैं, कि जज्बात में आकर अगर नौजवानों ने इस तरह कर दिया, हो जाता है जज्बात में आकर, मज़हब के नाम पर जवानी में इस तरह हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं। आप ज़रा गौर से उनका पूरा क्लिप सुने तो इसका मतलब यह है कि अगर जज्बात में आकर कर दिया तो क्या बात है? नहीं, इसको कोई भी डाउन प्ले नहीं कर सकता। और ये नॉर्मल कत्ल तो नहीं है। कत्ल मुकातले तो माशरे में होते रहते हैं, जब तक इंसान है कत्ल मुकातले होते रहेंगे, लेकिन ये तो आम कत्ल नहीं है। ये तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूज़ पे या शान रिसालत के हवाले से एक मामला है। और एक ऐसे शख्स के साथ जो हमारे मुल्क में मेहमान था, जो एक नॉन मुस्लिम था, और वो जब अपने मुल्क में उसकी मैयत इस तरह से गई होगी कि बच्चों ने, श्रीलंकन ने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा होगा। पाकिस्तान तो देखें, ये जो आपने बात की है न्यूज़ वीक वगैरह की, देखें न्यूज़ वीक और ये तो सारे जो हैं, जो भी ये ड्रामे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं, वो तो अपनी जगह करते रहेंगे, लेकिन हमने अपने पाकिस्तान का, हमने ख़ुद का सोचना है कि जो आम लोग हैं वो हमारे बारे में जो है वो क्या सोचते रहेंगे। उनको तो मौका चाहिए, वरना उनके अपने ममालिक में क्या नहीं होता। जिस तरह उन्होंने वहाँ एक काले को मारा उनकी पुलिस ने, और जिस तरह न्यूजीलैंड में मुसलमानों के साथ एक वाक़या हुआ, हालांकि उनकी वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छा रोल प्ले किया, जहाँ अच्छा रोल हुआ अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह मोदी कर रहा है, मुसलमानों की बेइज्जतियाँ हो रही हैं, बच्चियों को रेप किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उस पर तो कभी न्यूज़ वीक नहीं बोला। तो छोड़ें उसको, हमने न्यूज़ वीक के लिए नहीं, हमने अपने इमेज के लिए, अपने
आपके लिए देखें, हम अल्लाह के हुजूर जवाब दें, अपने आइन के हुजूर जवाब दें। हमारा एक मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, 22 करोड़ का मुल्क है दुनिया की। मैं आज भी आपको कहता हूँ, मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे पीसफुल मुल्क जो है अगर कोई है, पाकिस्तान है। कि आपकी जंग इस मुल्क में लड़ी, 70,000 हमने शहादतें दी, उसके बावजूद पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है। इस तरह के वाकयात होते हैं, उसकी हमने रोकथाम करनी है, लेकिन हमने मायूस नहीं होना, हमने मायूसी नहीं फैलाने देनी। और हमारे खिलाफ अगर हिंदुस्तान से कोई मीडिया कोई प्रोपेगेंडा करता है, उसका हमने काउंटर भी करना है। प्रियंका कुमारा की जान बचाई जा सकती थी अगर पुलिस वहां पर एक्टिव हो जाती। 2-3 घंटों तक ये सारा खेल जो है ना, ये सारी एपिसोड वहां पर चलती रही। बिल्कुल, पुलिस में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि पुलिस कोई एक्शन ले ले। देखें, अगर कोई वक्त पे इत्ला मिल जाती तो इस बात का एहतमाल इम्कान बिल्कुल मौजूद था कि वो जो नहीं, ये बात नहीं, बात इत्तला की नहीं है। आप वीडियोस में देखें, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन चुप तमाशाई बने हुए हैं वो भी। देखें, अगर वक्त पे इत्ला मिल जाती है तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब मॉब इतना बढ़ जाए, ज़ाहिर है उस वक्त जो है वो जज्बात उनके ऐसे थे कि शायद अगर वो फिर उनको शायद गोली चलानी पड़ती और ज़्यादा तादाद में पुलिस मंगानी पड़ती। मैं समझता हूँ कि पुलिस अगर इसमें एक्टिव रोल प्ले करती तो शायद इसको रोका जा सकता, लेकिन ये एक बदकिस्मत वाक़या हुआ। मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा अपनी फ़ोर्स को भी तगड़ा मज़ीद करना होगा। इस तरह की जो चीज़ें जब होती हैं कि वो डिसाइसिव मोमेंट पे एक मेजर स्टेप लें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई किसी जमात का जुलूस था या कोई बहुत, ये तो एक ऐसा इवेंट था कि इस पे आम लोग मुश्तिल हुए और उनको उस वक्त आप काबू कर सकते थे अगर ज़्यादा उस पर एक्टिवली प्ले किया जाता। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया वो एक आम वहाँ की फैक्ट्री के वर्कर होकर बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो सवाल तो हमारे इन इदारों पे आएगा ना कि पुलिस क्यों खामोश तमाशाई वहाँ पर बनी रही। इतने मौत के आगे 2 लड़कों ने भी तो कोशिश की ना बचाने की। देखिए, हमने इन चीज़ों पे उस तरह से हम लोग वर्क नहीं कर सके माजी में भी और अब भी, कि हम जो बाज़ मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ उन्होंने मॉब मैनेजमेंट के लिए बाकायदा राइट पुलिस की एक फ़ोर्स बनाई होती है। अब हमें उस तरफ जाना होगा, क्योंकि जिस तरह हमारे मुल्क में राइटिंग स्टार्ट हुई है और जिस तरह मॉब आना शुरू हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, एहतजाज के बाद मॉब बन जाता है, तो जो हमारी ऑर्डिनरी नॉर्मल पुलिस है, कुछ तो ट्रेनिंग है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेहतर करना होगा, क्योंकि जो नॉर्मल पुलिस है वो किसी हद तक तो रोक सकती है, लेकिन उनमें वो ट्रेनिंग और वो सहूलियात उनके पास नहीं होती हैं। वो ज़ाहिर है हुकूमत में रहते हुए हम गिला नहीं कर सकते, हमारी ज़िम्मेदारी, हम इसको करेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक कमज़ोरी है हमारी फोर्सेस में जो हमने दूर करनी है कि राइट पुलिस जो है वो एक अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड है। दुनिया में ये होती है, आपने दुनिया में फ़ुटबॉल मैचेस के बाद देखा होगा, इस तरह के वाक़यात के बाद। बहरहाल ये जो हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है और ये बड़े अरसे तक हम सबको ये मामला याद रहेगा। और मैं एक और चीज़ एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि श्रीलंकन लीडरशिप ने, उनकी लीडरशिप ने बड़ी ग्रेस दिखाई है और कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको हिंदुस्तान या कोई और मुल्क हमारे खिलाफ यूज़ कर सके। मैं समझता हूँ हमें इससे भी सीखना चाहिए कि जिस तरीके से सब्र का उन्होंने मुजाहरा किया है, वज़ीर आज़म साहब उनसे भी राब्ते में रहे और ख़ान साहब ने भी इसका मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हैंडल करने की कोशिश की और बड़ी हद तक कौम का रिस्पॉन्स, खासकर उलमाए कराम का रिस्पॉन्स इस पर बड़ा बेहतरीन आया है। उलमा ने इस चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस किया है, ये बड़ा अच्छा हुआ है कि TLP की तरफ से भी डिस्टेंस हुआ है। हाँ। कराची से बहुत बड़े हमारे आलम तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब और बड़े अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, बहुत से बड़े जय्यद उलमा ने इससे अपने आप को डिस्टेंस किया है। मैं समझता हूँ ये एक चीज़ है कि अब वो लोग ज़रूर सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि जो उलमा कराम है, जो दीन को समझते हैं, वो इस चीज़ से दूर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें इस चीज़ पर सोचना है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, आइंदा की जो हमारी नस्लें बड़ी हो रही हैं, इनकी हमारी प्रॉपर ग्रूमिंग, और यहाँ पे जो इमरान खान साहब ने स्टेप्स लिए वो बड़े अहम हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि पहली बार जिस तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाने का एहतमाम हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अथॉरिटी बनाई है रहमतुल आलमीन, ये वो चीज़ें हैं। और जो अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई है तसव्वुफ़ के पैगाम को फैलाने के लिए, ये वो चीज़ें जिसमें अवाम में दीन की समझ बढ़ेगी और जितनी समझ बढ़ेगी उतना वो सब्र से काम लेंगे और उतना वो एहतियात से काम लेंगे, जज्बातियत से दूर होंगे। क्योंकि ये जो मामला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई भी मुसलमान किसी भी जज्बाती हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक और एस्पेक्ट है पुलिसिंग का और कोर्ट स्ट्रक्चर का कि हमने लोगों को हमें क्या सिखाता है, लेकिन उसके बावजूद एक एतमाद लोगों का बहाल करना है, ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसमें जो हमारी जुडिशरी है और जो हमारी पुलिसिंग है उसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने लोगों का ये भी एतमाद जो है वो बहाल करना है कि अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो आप पुलिस में रिपोर्ट करें। अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, वो इसका एक एक्शन लिया जाएगा बजाय इसके कि हम स्ट्रीट जस्टिस और मॉब जस्टिस की तरफ जाएं। इस तरह से तो माशरे में खुदा न खास्ता एनआरकी फैलेगी, हर कोई किसी को उठा के मार देगा। अदालतें मौजूद है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फैसले बाद में आते हैं, लेट होता है, पुलिसिंग के निज़ाम में बहुत सुकम मौजूद है, लेकिन बहरहाल एक सिस्टम तो मौजूद है, तो हम उस सिस्टम की तरफ जाएं। क्योंकि अगर आप देखें खून नाहक का तो एक इंसान, मुसलमान छोड़ें, मुसलमान तो बड़ी चीज़ है, एक इंसान को नाहक मारना पूरी इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। तो ये तो बहुत नाजुक और बहुत हसास मामला है, इस पर बहुत एहतियात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ना आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब हमारे यहाँ तौहीने मज़हब के क़वानीन मौजूद हैं, उसके बावजूद लोग अपनी मर्ज़ी से कैसे फ़ैसले करने का उनको हक़ पहुँचता है कि किसने तौहीने मज़हब की है, कौन सही है, कौन गलत है। मैं बात करूँगी, मुझे चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपका। अयाज साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूँगी कि हमारे यहाँ ये फ़ैसला कैसे हो सकता है कि किसने तौहीने मज़हब की है, कौन इसका मुर्तकिब हुआ है, किसने इसको सज़ा देनी है। ये जत्थे जब इस तरह के फ़ैसले करने लग जाएंगे तो रियासत को क्या समझा जाए फिर? बिल्कुल आपने सही सवाल पेश किया है। कोई हक नहीं किसी फ़र्द को या किसी जत्थे या ग्रुप को कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए बगैर किसी तफ्तीश और अदालती प्रोसेस के कि उसने तौहीन मज़हब की है या तौहीन रिसालत की है। सियालकोट में जो कुछ हुआ है हद दर्जा दिलखराश है, अंदोहनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, शरीयत के खिलाफ बात है। शरीयत ने हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी कि कोई बंदा खुद अपने आप को मुद्दई भी बना दे, गवाह भी बना दे, काजी भी बना दे और फिर सजा के नफाज की जिम्मेदारी भी अपने सर। अयाज साहब, इससे एक और चीज़ बड़ी खुलकर सामने आती है कि हम बड़ा इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के बड़े दावेदार बनते हैं हम लोग, हमारी तो नस्ल को नहीं पता कि इस्लाम है क्या, तौहीन मज़हब होती क्या है। हमें शायद हमारी नौजवान नस्ल को ये नहीं पता कि जो गैर मुस्लिम है उसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, किसी को नाहक नाजायज़ कत्ल करने के बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है। शायद हमारी नौजवान नस्ल को पहले खुद ये सीखने की ज़रूरत है कि तौहीन मज़हब कहते किसको हैं। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है वो लोग शायद इस्लाम की बुनियादी बातों से भी आगाह नहीं होंगे। हाँ। और इस तरीके से ये एक इस्लाम के अपने एक दावेदार बन जाते हैं और फिर अपने आप को यूं रिप्रेजेंट करते हैं गोया उनसे बड़ा मुसलमान और कोई नहीं। तो हद दर्जा दर्दनाक सूरत हाल है। सच्ची बात यह है कि 3 तारीख से जब से ये वाक़या हुआ है मुझ पे तो एक अजीब सी कैफियत तारी है। और आज वज़ीर आज़म साहब ने भी मीटिंग में यही बात की कि ये सिर्फ पाकिस्तान की इहानत और बदनामी नहीं है बल्कि ये तो मुसलमानों की और इस्लाम के बारे में पूरी दुनिया में एक गलत तासुर ले जाने का सबब है। और यकीनन सियालकोट जो है हमारा सनती शहर है, तो इसके अंदर इस किस्म की सूरत हाल सफारती तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी हमारे यहाँ तो ये आसान नहीं हो गया कि आप तौहीन मज़हब का गलत इस्तेमाल करें, गलत इल्ज़ाम लगाकर अपने मकासद हासिल करें। इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? ये कोई पहला वाक़या नहीं है, माजी में बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं कि इसका गलत इस्तेमाल किया गया।
असल में बुनियादी बात यह है कि दफात तो मौजूद हैं, इस किस्म के दफात मौजूद हैं कि जो गलत इल्जाम लगाए या कानून को अपने हाथ में ले। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं जहां तक समझा हूं और मेरी सोच है वो ये है कि कानून कोई मसला नहीं, कवानीन मौजूद हैं। असल में यह है कि सजा की यकीनियत नहीं है। जो लोग किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं उनको कोई डर और खौफ नहीं होता, उनको ये यकीन होता है कि किसी न किसी तरीके से वो बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ये आप देखें, हाईवे पे जो रेप का केस हुआ था, अब उसका कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से नूर मुकद्दम का केस अब तकरीबन मंजर से गायब होने जा रहा है। तो असल मसला यह है कि सजा की यकीनियत नहीं है, कानून पर अमल दरामद की यकीनियत नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। मौलाना साहब, बात यह है कि इस वाक़े के बाद दुनिया के सामने हमारा जो इमेज गया है वो उस लड़के को, मलिक अदनान को तमगा शुजात देने से तो ज़ाहिर है वो इमेज तो हमारा ख़त्म नहीं होगा। सबसे बढ़कर ये कि इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में रोकने के लिए रियासत को क्या करना होगा कि जब जत्थों के जत्थे उड़ते हैं जिनके सामने हमारी पुलिस भी बेबस होती है, हमारे इदारे भी बेबस होते हैं, और एक वो शख्स जिसको सफाई देने का मौका भी ना मिले, जो ये भी ना बता सके कि मुझे कोई बात करने का मौका तो दो कि मैं बताऊं कि मैंने कुछ किया है या नहीं किया, तो ऐसे वाक़यात कैसे रोके जा सकते हैं मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो वाक़यात है ये तसलसल है हमारी 40 साल जो पॉलिसियाँ है उनका। अब इनको रोकना कैसे है, वो बड़ा मुख्तसर सा रास्ता है। वो है कि आपके पास एक कौमी एक्शन प्लान बना हुआ है, पूरी कौम को, रियासत को एक जगह खड़े होना है। ना कोई हुकूमत इस तफरीद को, इस जिन को काबू कर सकती है अकेले, ना कोई पार्टी कर सकती है। ये ऐसे ही इसको काबू कर रहा है जैसे हमने माजी में दहशत गर्दी को कौम और फौज और रियासत सब ने मिलकर किया था। जहां तक बात है, ये वाकया टेस्ट केस है, सारी कौम इसकी मजम्मत कर रही है, तमाम मजहबी जमातें, सियासी जमातें इसकी मजम्मत कर रही है। अगर हम इसके ऊपर भी इनको सजाएं ना दिलवा सके, और खुदा न खास्ता जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है और जो कुछ कहा है उसके मुताबिक अगर फिर फर्ज नहीं होता तो फिर तो हम ऐसी खाई में गिरेंगे जिसमें पता नहीं कहाँ से। वज़ीर दिफा परवेज खटक के बयान को भी आप उसकी भी मजम्मत करते हैं कि जो बात कर रहे हैं की है उन्होंने कि जज्बे में आके नौजवान ने कर दिया। अगर मजहब पर आकर जो है ना वो इस तरह जज्बाती हो जाते हैं, मैं भी होता तो शायद जज्बाती हो जाता। मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब बड़े मनसब पर है, उनको कोई, किसी को भी, मैं भी हूँ, कोई भी हो, किसी को भी बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। हाँ। कोई ऐसी बात जिससे इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों को तकवीयत मिले, हाँ। वो हमें नहीं करनी चाहिए। आपकी आने वाली नस्लें जो है उनको रवादारी चाहिए, मोहब्बत चाहिए। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार सीरत रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम किया है और वो किरदार साजी की बात करते हैं, बाकी उस तरफ हमें जाना है। और ये जिन्होंने ये इस मजलूम बेचारे को जो है वो कत्ल कर दिया, उनको नमाज नहीं आती, आप उससे सुन ले, उनको कलमा सही तरीके से आता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको ये भी नहीं पता कि तौहीद रिसालत होती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। और फिर ये खाली एक खानदान को, वो बेचारा जो श्रीलंका का मजलूम है उसका खानदान नहीं तबाह हुआ, ये जो कातिल है इनके खानदान भी तो तबाह हो गए कि नहीं हो गए। इनकी बात से कोई जाके पूछे कि क्या हाल है, इसके बाप से पूछे, इनकी औलाद से पूछे। अगर किसी तो मौलाना साहब देखें, हमें किताबों में हमने तो ये पढ़ा है और आज भी ज़ाहिर बच्चे पढ़ रहे हैं कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हमें कैसे उनके नक्शे कदम पर चलना है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे बच्चों को अब इस चीज़ की भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सिलेबस में ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए कि तौहीन मज़हब का गलत इस्तेमाल, इसको कैसे रोका जाए। आपको इसमें तफरीक करनी है कि तौहीन मज़हब क्या है, इसको कैसे आप लोगों ने इसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करने से रोकना है। हमारी नौजवान, ये देखें ना, ये यंग लड़के हैं ना, ये पढ़े लिखे तो वैसे ही नहीं लग रहे, लेकिन एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि तौहीन मज़हब होती क्या है। सिर्फ इस्लाम को जानना काफ़ी नहीं है।
मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह जैसे पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने ये जो आने वाला जुमा है उसमें कहा है कि इस वाक़े की मज़म्मत के साथ साथ कौम को आगाही दी जाए कि तौहीन रिसालत क्या है, तौहीन मजहब क्या है। हाँ। इसमें मैंने जैसे कहा तमाम तबकात को काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह इस पर काम होगा। हम पाकिस्तानी हैं। ये एक अच्छी चीज सामने आई है कि सारे उलमाए कराम एक पेज पर हैं और इन सब के नजदीक ये तौहीन मजहब नहीं था ये वाकया। नहीं, ये तो ना तौहीन मजहब था ना तौहीन रिसालत था, ये तो एक वहशत और बर्बरियत थी, इंतजामी मामला था। उसको जब वहशत और बर्बरियत की इंतहा हो गई तो उसे मजहब का रंग देने की कोशिश की गई है, इसीलिए सारे इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम साहब जो हैं उनका ये अज़म है, वो खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं कि ये लोग अपने इंजाम को पहुंचेंगे और अगर आपने सजाएं दी ऐसे लोगों को तो इंशाअल्लाह ये सिलसिले रुकेंगे भी। और जिस तरह अब कौम ने इकट्ठे होकर इसकी मजम्मत की है, कौम को इसी तरह इकट्ठा रहने की जरूरत है कि तौहीन रिसालत करने वाला कोई बचे नहीं और ना करने वाला कोई फंसे नहीं, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, बड़ी आज ट्विटर पे भी तनकीद हुई जिस तरह ताबूत पर लिखा गया और जिस तरह उनको उसको बांधा गया, फिर बाद में उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया, फिर बाद में फूलों के साथ, फिर बाद में तो बड़े अच्छे तरीके से आप पर बड़ी तनकीद हुई कि इस तरह हमें उनको नहीं उनके साथ करना चाहिए। नहीं, देखिए बात यह है, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो ना तहकीक करते हैं ना कुछ है। जिस वक्त वो ताबूत लाया गया तो जो हाई कमीशन का अमला था उन्होंने कहा कि इसको खोला जाए। अच्छा। और इसको खोल के हमें दिखाया जाए, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर डेड बॉडी के हिस्से नहीं है और ये राख हो चुका है तो फिर वहां न ले जाया जाए, यही तजवीज कर दी जाए। अच्छा। लिहाजा जब वो आप देखेंगे उस ताबूत के ऊपर वो प्लास पड़ा है और चीजें पड़ी हैं, तो वो जब वो कर रहे थे तो वो दूसरा उसको फिर उसी तरह मुंतकिल किया गया चूंकि सर्द खाने में। लेकिन जिस वक्त उसे रवाना किया मैं खुद वहां मौजूद था। जी जी। पूरे सरकारी एजाज और एहतराम के साथ तमाम, मैं प्राइम मिनिस्टर की नुमाइंदगी वहां कर रहा था, वजीर आला के नुमाइंदे, सूबाई वजीर हमारे इंसानी हकूक के इजाज आलम साहब मौजूद थे। तो ये जो लोग हर वक्त पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहते हैं, इनसे भी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है, हकीकत तो पता कर लिया करो, जरूर गाली दो हमें, लेकिन पहले तो हकीकत तो पता करो। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने वालों, खाते भी पाकिस्तान का हो, पीते भी पाकिस्तान के हो और गाली भी पाकिस्तान को देते हो, इनको को खुदा का खौफ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुआविन बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी मौलाना ताहिर अशरफी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।